हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, जिसको हम बाइबल ऑफ पॉलिटी कहते हैं, उसके हम एमसीक्यू कर रहे हैं हर चैप्टर की। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कुछ और क्वेश्चंस जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे। आज भी हम सेम क्वेश्चन ही कर, सेम मीन्स सेम टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which of the following which of the following act initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to Bombay and Madras presidency? अब देखो, हमारे दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास सारी पावर रहती है, अथॉरिटी होती है, और उसी के बेसिस पे हम जो अपनी कंट्री या स्टेट होता है उसको रन करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाता है कि पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास डिवाइडेड है। लाइक अभी क्या है हमारा सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइजेशन, हम कह सकते हैं कि पहले यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारी क्या है लोकल गवर्नमेंट है। तो पावर क्या है डिवाइडेड है बिटवीन दी सेंटर, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसे हम कह देंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। पहले क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर थी, अथॉरिटी थी। अब हमें बताना है कि कौन से एक्ट के थ्रू जो पावर थी वो डिसेंट्रलाइजेशन की गई। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो स्टार्ट किया गया, और इसमें क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर है हमारे एक एक्ट में ले ली गई थी। वो आप बताओगे कौन सा था, और वो दोबारा जो है डिसेंट्रलाइज उनको दोबारा पावर दे दी गई। तो ये कौन सा एक्ट था? यस, कौन सा एक्ट था? यस, यस, ये एक्ट था 1861 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू जो थी, जो बॉम्बे और मद्रास की पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर, उनको रिस्टोर कर दिया गया। मींस हमारे डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा से हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड कैनिंग एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है। अब हम पोर्टफोलियो सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा जानने का हक यही बनता है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या। अगर आप यही नहीं समझोगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या, आप जस्ट रट्टा मारोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट में हो सकता है आपको ये पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है। अब देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम जो होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम के जो फादर है वो हम कहते हैं लॉर्ड कैनिंग को। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग को हम कहते हैं फादर ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, इसमें देखो जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं उनमें डिफरेंट मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स के पास जो हम अथॉरिटी देंगे, उनको पावर देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे या टाइटल देंगे कि डिफरेंट काम ये आप कर सकते हो, पोस्ट रेवेन्यू का, रिलीजन का, फॉरेन अफेयर, मिलिट्री एंड फाइनेंस। इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि जैसे हमारी आजकल क्या है, कमेटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास अलग अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर है। तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते थे उस टाइम पे। बट हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ईयर में ये पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम? यस, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1859 में, सॉरी 1861 में। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड कैनिंग। 1859 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था। 1859 में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। बट फॉर्मली जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ था वो हुआ था 1861 में। फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था? 1861 में। अगर मान लो आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1859 में। आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, एस्टेब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम। एस्टेब्लिश हुआ था 1859 में, बट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, ये आप पढ़ सकते हो,
portfolio system was established in 1859, but it was formally recognized by the Indian Council Act 1861. Got it? नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following act empowered the viceroy to issue ordinance? अब देखो पहले क्या था, इंडियन मेंबर्स थे जो वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोई भी लाइक मीटिंग होती थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट उनको ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर नहीं थी. तो एक ऐसा एक्ट आया जिसमें इंडियन मेंबर्स को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी गई. तो वो बताना है कि हमें कौन से एक्ट के थ्रू इंडियंस को पावर दी गई थी टू इशू ऑर्डिनेंस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, आंसर इज बी. 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था जो, उसमें ही इंडियंस को पावर दी गई थी टू इशू ऑर्डिनेंस. आंसर हमारा बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द डिस्कशन ऑफ द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? अब सेम यही था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते थे इंडियन मेंबर्स, पर उनको क्या था, डिस्कस नहीं कर सकते थे. अगर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो दोबारा वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते थे, तो ये उनके पास पावर नहीं थी. अब एक ऐसा एक्ट आया जिसमें इंडियंस को क्या कर दिया गया, कोई भी काउंसिल में जैसे वो बैठे हुए हैं तो उनको लाइक पावर प्रोवाइड करवा दी कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो. तो बजट को डिस्कस करने की पावर कौन से एक्ट के थ्रू दी गई थी? यस, एक्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. आंसर हो जाएगा हमारा सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था जो, इसमें अब क्या दिया, पावर दी गई थी टू डिस्कस एंड एड्रेस द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी. 25th क्वेश्चन देखते हैं. देखो 25th क्वेश्चन है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन फॉर फाइलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स फॉर बोथ इन सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल? अब कौन से एक्ट में, देखो पहले यही था, इलेक्शंस की उनको फाइल करने की पावर नहीं थी, बट एक ऐसा एक्ट आया जिसमें ना इंडियन से जो इंडियन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन की या फिर इलेक्शन फाइल करने की नॉन ऑफिशियल सीट थी जो, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल जिसको हम कहते थे, तो उन पे उनको पावर दे दी गई कि आप अपनी इलेक्शंस फाइल कर सकते हो. तो कौन सा एक्ट था ये? यस, ये एक्ट था 1892. 1892 में हमने अभी देखा था, एक और क्या था, उनको बजट डिस्कस करने की पावर दी गई थी. और सेकंड हमारा ये हो गया कि उनको इलेक्शन में फाइल करने की पावर दे दी गई कि आप फाइल भी कर सकते हो. तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. अब देखो बट इसमें क्या है, आप सोचोगे, अब आपसे क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन वर्ड फर्स्ट टाइम पे कहाँ यूज हुआ, और यू विल बी डेफिनेटली कंफ्यूज, बिकॉज ये हमारी टेंडेंसी है कि हमने इसमें इलेक्शंस पढ़ लिया तो हम लगाएंगे कि 1892 में क्या है, इलेक्शन वर्ड भी फर्स्ट टाइम यूज हुआ था. बट दिस इज नॉट करेक्ट. इलेक्शन वर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यूज नहीं हुआ था सबसे पहले. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इलेक्शन वर्ड इसमें मेंशन नहीं था, ये आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर किसे कहा गया है? ठीक है, अब देखो लॉर्ड, यस ओके, अच्छा चलो बताओ कौन है आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए आंसर? लॉर्ड मॉर्ले? अरे नहीं, इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो. ठीक है, लॉर्ड मिंटो. अब देखो इसका हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं. लॉर्ड मिंटो लीगलाइज्ड communalism in India in 1909 act by introducing a separate electorate for Muslim. 1909 में एक सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द मुस्लिम, एंड इसीलिए फादर ऑफ कॉमन, और ये कम्युनिटी के बेसिस पे था, कम्युनिटी के बेसिस पे लाइक मुस्लिम, हिंदू, सिख, तो इनके बेसिस पे कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया. तो इसमें देखो, इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी हम किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो. is often attributed to Lord Minto, the then Viceroy of India. Lord Minto introduced the concept of separate electorate based on religion through the Indian Council Act 1909. and 1909 को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए,
कि 1909 का जो एक्ट है इसे हम और क्या कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो देखो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिलीजन। उसमें क्या किया गया था, डिफरेंट अलाउ किया गया था डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को सच एज हिंदू मुस्लिम्स टू वोट फॉर देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। It contributed to the criminalization of politics in India and led to the greater focus on religious identity in the political arena. आज भी हम देख ही रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वोट बैंक कितना कुछ होता है। हमें वोट क्या डालनी चाहिए, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को डालनी चाहिए जो हमारी कंट्री को आगे लेके जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में प्रेजेंटली क्या चल रहा है कि हम वोट बैंक या फिर रिलीजन बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं। लाइक हमारी अगर कोई कम्युनिटी का पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम डेफिनेटली उसको ही वोट देते हैं, रेदर देन कि वो काम करे या ना करे। हमें ये भी पता होता है उस पर चाहे 10 केसेस चल रहे हैं हीनियस क्राइम्स के, फिर भी हम उसे ही वोट देंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बेसिस। बट ये जो हमारी टेंडेंसी है बिल्कुल गलत है। तो हमें ये सब छोड़ के क्या करना चाहिए, मूव होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को अच्छा बनाएं। और वोट बैंक के बेसिस पे हमें वैसे भी ये वोट नहीं लेनी चाहिए। ये जो आजकल फ्रीबी स्कीम्स चल रही हैं, लोक लुभावनाई स्कीम्स चल रही हैं कि हम ये करेंगे, हमें जिताओ, हम ये करेंगे, विल चेंज दिस, विल चेंज दिस, कुछ नहीं चेंज होता। ये जस्ट उनका वोट लेने का तरीका होता है एंड यू नो दिस थिंग वेरी वेल, बट फिर भी हम उनकी बातों में आते हैं और उनको वोट देते हैं। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना हमने पढ़ लिया तो हमें, हमारे लिए ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है ना। क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट देखते हैं। सेम आपका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। ओ वेट 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 वेट, कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं है, कम्युनल अवार्ड था, सॉरी कम्युनल अवार्ड था। तो कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर लॉर्ड मिंटो हैं, जो हमारी क्या है कम्युनल। बट कम्युनल जो हमारा आएगा ना कम्युनल अवार्ड के फादर लॉर्ड मिंटो नहीं है। कम्युनल अवार्ड के फादर हैं रामसे मैकडोनल्ड। सॉरी ये अपना करेक्ट कर रहा ना, इसीलिए क्वेश्चंस आपको ना बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, हरी अप में नहीं पढ़ना। मैंने भी गलती कर दी देखो। तो कम्युनल अवार्ड लॉर्ड राम से मैकडोनल्ड आ जाएंगे, ठीक है। चलो इनका भी पढ़ लेते हैं। इन 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड क्लास। और इस सेक्शन को क्या क्या हो गया, कम्युनल अवार्ड। फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड कौन हो जाएंगे? रामसे मैकडोनल्ड, who was the British Prime Minister at that time, and communal award was the decision made by the British government in 1932 as a part of the larger constitution reform. ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनल अवार्ड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर टू वेरियस रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप इन इंडिया। इट एम टू प्रोवाइड, इसका एम क्या था, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सच एज दलित्स एंड अनटचेबल्स। इसका मेन अगर आपका पूछ जाए कि मेन इसका मोटिव क्या था हमारा कम्युनल अवार्ड का, टू लाइक टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट इंटेंसिफाइड कम्युनल डिवीजन एंड पॉलिटिक्स। अब देखो पहले ही कम्युनल इलेक्टोरेट की वजह से बहुत ज्यादा वो मैसअप क्रिएट हो चुका था। अब कम्युनल अवार्ड आ गया, इससे और ज्यादा डिवीजन हो जाएगी पॉलिटिक्स में। एंड इट स्ट्रेंथन द रोल ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच एक्ट अलाउड द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी? तो ये हमारा कौन से एक्ट के थ्रू बताया गया था? ये हमारा बताया गया था एक्ट मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, इसमें क्या किया गया था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था इन बोथ सेंट्रल लेवल पे भी और
स्टेट लेवल सॉरी प्रोविंशियल लेवल पे भी। 1892 में आपको ऐसे याद रखना है कि 1892 में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल इंक्रीज कर दिए गए थे। बट लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था जो, इसमें क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था मेजोरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर को इन प्रोविंशियल काउंसिल बट रिटेन द ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेवल पे अलाउड किया था बट सेंट्रल लेवल पे तो नहीं किया था ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फर्स्ट इंडियन बताना है आपको, क्या बताना है, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने ज्वाइन की थी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, ये आपने लक्ष्मीकांत बुक अगर पढ़ी हुई है तो आपको पता भी होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था, क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट देखो 30th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये देखो, ये हमने अभी क्वेश्चन किया भी है कि इलेक्टोरेट और कम्युनल इलेक्टोरेट दिया था हमारा, किसने दिया था, लॉर्ड मिंटो। और कब दिया था, 1900 एक्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या डायरकी। अब देखो डायरकी में क्या था, दो चीजें होती थी, एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट थी। तो डायरकी में हमारे दो आएंगे, रिजर्व और ट्रांसफर। हमें ये बताना है कि किसने ये इंट्रोड्यूस किया था ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो ये ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस जो था, ये हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 एक्ट, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म में क्या आता है, पहले हमारा क्या था, यूनिकैमरलिज्म था। यूनिकैमरलिज्म में क्या होता है, वन हाउस। और बाइकैमरलिज्म में क्या होता है, दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया। अब ये देखो, आपको दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का जो कंसेप्ट है इंडिया में, वो कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपके दो क्वेश्चंस बन गए ना, तो आपको ये प्रॉपरली अच्छे से करना है। अब देखो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1919। 1919 का जो एक्ट था, इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस और बाइकैमरलिज्म के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस एक्ट में 3 मेंबर थे जो आउट ऑफ 6 मेंबर वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर दिए गए थे। और इसमें जो देखो रिप्रेजेंटेशन थी ना, हिंदू और मुस्लिम पे थी, वो एक्सटेंड कर दी गई टू 6 क्रिश्चियंस या एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। जो एक्सटेंड कर दी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की पावर। एक्सटेंडेड टू सिख, एंग्लो इंडियन, एंड यूरोपियंस। एक आ जाएगा हमारा क्रिश्चियंस, इन पे एक्सटेंड कर दी गई थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following was not the basis of the limited franchise under the India Act, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो कौन सा था जिसके बेसिस पे नहीं था अलाउड, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, टैक्स या जेंडर। तो देखो ये था हमारा जेंडर, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन देखो, न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
ठीक है, इसमें ही न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया था हाई कमिश्नर का, लंदन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लंदन में था, इंडिया में नहीं। विच इट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। देखो आज का हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो हमें ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो कौन बताएगा ये क्वेश्चन? यस, आई होप ये सबका आंसर सही होगा। तो ये इसका आंसर है हमारा 1990 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आंसर हमारा हो जाएगा सी। यस, ये सब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब देखो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ये कब सेटअप किया गया था? 1926 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है which of the following activities for the first time separated the provincial budget from the central budget। सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट से कब अलग किया गया था? ये किया गया था 1919 एक्ट के थ्रू ही। ठीक है, पहले क्या था, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट किए जाते थे, सेंट्रल बजट भी और प्रोविंशियल बजट भी। बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तब क्या था, हमारा जो सेंट्रल बजट था और प्रोविंशियल बजट था, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन, अब देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी कमीशन था। मैकॉले कमेटी, वुड कमेटी, साइमन कमीशन एंड नॉन, नॉन मीन्स कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यस, साइमन कमीशन ऐसा कमीशन था जो क्या था, स्टैट्यूटरी इन नेचर था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये साइमन कमीशन बनाया कब गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बनाया गया था नवंबर 1927 में। एंड इसको लाइक ये ना आना नहीं था, फिर भी ये साइमन कमीशन आ गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे इस टाइम पे। और इसने रिपोर्ट कार्ड सबमिट की थी 1930 में। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन दी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चाहिए। इसका आंसर आएगा बी, 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल वाज नॉट मेड बाय द साइमन कमीशन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अब ये देखते हैं कि साइमन कमीशन का कौन सा प्रपोजल नहीं था। फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ डायरकी, सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, एंड थर्ड है डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट जो हमारा मिला था 1909 में। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो, एबोलिशन के बारे में भी बताया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में भी बताया, बट जो कम्युनल इलेक्टोरेट था इसके बारे में साइमन कमीशन ने कुछ नहीं कहा था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो डिसकॉन्टिन्यूशन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था, तो इसलिए ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब देखो, प्रपोज्ड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द कम्युनल अवार्ड। कॉन्टिन्यूशन के बारे में, कम्युनल अवार्ड वाज अ सिग्निफिकेंट डिसीजन मेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड in 1932. It was a response on the demand of various communities in India for separate electorate and representation based on religious and social group. तो आई होप आप सबको आज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अच्छे से समझ आए होंगे। इन केस आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको वर्ड समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में उस वर्ड को लिख सकते हो, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आपको टॉपिक पढ़ के रखना है, प्रीएम्बल पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।